हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे राजस्थानी साहित्य से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें। तो देखो, राजस्थानी साहित्य की इतिहास की जो परंपरा है उसको हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको इन 4 कालखंडों में बांटा गया है, जिनमें जो पहला है वो प्राचीन काल, दूसरा पूर्व मध्य काल, तीसरा उत्तर मध्य काल, चौथा है वो आधुनिक काल है। उसके बाद देखो, इन्हें काल परक और ये परवर्ती परक और कालक्रम, इन 3 चीजों में इनका वर्णन किया गया है। तो देखो, प्राचीन को जो काल है उसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, क्योंकि जो प्राचीन काल का वक्त था, जिस वक्त प्राचीन काल का जो वक्त है ये रहा 1050 से 1550 ईस्वी में। तो देखो, इस वक्त है वो संपूर्ण भारत पर है, काफी आक्रमण हो रहे थे, पश्चिम दिशा से भारत पर आक्रमण हो रहे थे, जिसका जो खासा प्रभाव है वो राजस्थान पर भी पड़ रहा था। जो राजस्थान पर प्रभाव पड़ रहा था तो उस वक्त के जो राजा महाराजा उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा था, और उस संघर्ष की भावना को जागृत रखने के लिए उस वक्त के जो कवि वगैरह थे, उन्होंने कई जो उनके स्वाभिमान को जागृत रखने के लिए वीर रस की जो ग्रंथ और कविताएं होती है उनकी रचनाएं की। इस कारण से इसे वीरगाथा काल कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्व मध्य काल, इसको भक्ति काल भी कहते हैं। 1450 से 1650 ईस्वी तक चला। अब देखो, इसे भक्ति काल क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे आक्रमण हो रहा था उसकी वजह से साम्राज्य विस्तार भी हो रहा था, और सब जो लोग हैं वो अपने धर्म और जो उनकी संस्कृति थी उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसलिए उस वक्त के जो समाज सुधारक थे उन्होंने इस संघर्ष से बचने और जो ये भेदभाव थे उनसे बचने के लिए समाज में जो भी लोग थे उन्हें भक्ति की ओर अग्रसर किया, और भक्ति से रिलेटेड कई ग्रंथों की रचनाएं की, कई कविताएं वगैरह लिखी। तो इन संत कवियों की रचनाओं की अधिकता होने के कारण इसे भक्ति काल कहा गया। उसके बाद आता है उत्तर मध्य काल। देखो, उत्तर मध्य काल में ये जो संघर्ष वगैरह थे ये सारे जो थोड़े शांत हो गए थे। राजनीतिक दृष्टि से जो ये उत्तर मध्य काल है वो एक शांतिपूर्ण का काल माना जाता है। इस काल के जो राजा महाराजे थे उन्होंने अपने दरबार में जो कलाकार और साहित्यकार है उन्हें संरक्षण प्रदान किया। इस कारण जो साहित्यकार और कलाकार थे उन्होंने श्रृंगार, रीति और नीति की जो रचनाएं हैं उनका विकास किया, और उनका विकास होने के कारण ही इस उत्तर मध्य काल को श्रृंगार, रीति और नीति परक काल भी कहा जाता है। और इसका जो कालक्रम है वो 1650 से 1850 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त। देखो, इसे आधुनिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो साहित्य है उस पर आधुनिक चेतना का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण जो साहित्य है वो आधुनिक काल की तरह प्रवृत्त हुआ, इसलिए इसे आधुनिक काल कहा गया। इसमें विविध विषयों और विधाओं से युक्त काल भी कहा जाता है, और इसका जो कालक्रम है वो 1850 से अद्यतन तक माना जाता है। ठीक, इस प्रकार से इसे 4 प्रकारों से विभक्त किया गया। उसके बाद देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई है। तो देखो, जो श्रीधर व्यास थे उनकी रचना का नाम था रणमल छंद। तो रणमल, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि जो रणमल छंद है वो किसकी रचना है? तो ये श्रीधर व्यास जी की रचना है रणमल छंद। उसके बाद देखते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़, तो उनकी 2 रचनाएं मुख्य हैं, वेली किशन रुक्मणीरी और दूसरी है गंगा लहरी। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो वेली रुक्मणीरी है वो किसकी रचना है? तो ये है पृथ्वीराज राठौड़ की, और गंगा लहरी वो भी पृथ्वीराज राठौड़ की ही रचना है। ये भी इन्हीं की रचना है। ये कई किताबों में सिर्फ ये एक ही दी जाती है, लेकिन ये भी इन्हीं की रचना है। उसके बाद देखते हैं माधोदास दधवाड़िया। तो जो माधोदास दधवाड़िया थे उन्होंने रामरासों की रचना की थी। देखो, ये थोड़े लिखने में थोड़े उपचुक हो चुके हैं, लेकिन मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जैसे जैसे बोल रहा हूँ उस हिसाब से अपने नोट्स बना ले। सबसे पहले श्रीधर व्यास जी आ गए, फिर पृथ्वीराज राठौड़ की ये रचनाएं आ गई, फिर माधोदास दधवाड़िया की रामरासो है, फिर जो ईश्वरदास थे उनकी हरिरस, देवयान और हाला झालारी कुंडलियां। इनकी ये 3 रचनाएं थी। हरिरस थी, देवयान थी और हाला झालारी कुंडलियां, ये एक ही नाम है। ये 3 रचनाएं इनकी प्रमुख मुख्य मानी जाती है। फिर सायाजी झूला है, उनकी ये जो नागदमन है ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सायाजी झूला, नागदमन इनकी रचना का नाम था। और जो कवि मच्छाराम थे उन्होंने रघुनाथ रूपक की रचना की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है।
जो कवि मच्छाराम है उनकी रचना का नाम रघुनाथ रूपक था। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि रघुनाथ रूपक की रचना किसने की, तो कवि मच्छाराम। उसके बाद देखते हैं कि शिवदास जो गाठन थे उन्होंने अचलदास खिंचीरी वचनिका। देखो वचनिका क्या होती है, वचनिका के अंतर्गत जो उस वक्त के जो योद्धा होते थे उनका वर्णन किया जाता था, और ये एक इसमें अत्यानुप्रास की अधिकता मिलती है, और इसमें गद्य पद्य दोनों रूपों में ये मिलता है। तो ये जो वचनिका है इसके अंतर्गत ये दो वचनिकाएं मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहली आती है शिवदास गाठड़ की अचलदास खिंचीरी वचनिका, फिर आती है जग्गाजी खीड़िया की राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका। ये इनके रचयिता है और ये इनकी रचना है। इनकी रचना का नाम है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका। यहाँ पर शिवदास गाठड़ है वो तो है रचयिता, और अचलदास खिंचीरी वचनिका ये इनकी रचना है। तो ये दो वचनिकाएं मुख्य इंपोर्टेंट है, एक ये और एक ये। उसके बाद आती है देखो जमाल। तो जमाल के अंतर्गत राव इंद्र सिंह की जो जमाल है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है, और जो ये दवादेत है ये उर्दू और फारसी इन दोनों में लिखी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इन दो भाषाओं में लिखी गई है, उर्दू और फारसी। उसके बाद देखते हैं किशोर दास। तो देखो किशोर दास ने रचना की थी राजप्रकाश की। फिर देखते हैं आशिया मान सिंह, तो इन्होंने महायश प्रकाश की रचना की थी। उसके बाद देखते हैं कविया करणीदान। तो देखो जो ये कविया करणीदान है इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठ सकता है। देखो जो कविया करणीदान थे उनसे रिलेटेड स्टोरी में बताता हूँ। जो कविया करणीदान थे वो जो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह थे उनके दरबारी कवि थे, ठीक है। जब जो अभय सिंह थे उन्होंने एक अहमदाबाद का युद्ध लड़ा था, उस युद्ध के आधार पर जो कविया करणीदान थे उन्होंने एक काव्य की रचना की थी जिसका नाम सूरज प्रकाश है। जो सूरज प्रकाश है उसी का संक्षिप्त रूप है वो बिड़द शृंगार है। जो बिड़द शृंगार है वो इसी का संक्षिप्त रूप है। इससे प्रसन्न होकर जो महाराजा अभय सिंह थे उन्होंने इन्हें कविराजा या कविराज की उपाधि प्रदान की थी और लाख पसाव का पुरस्कार प्रदान किया था। देखो जो लाख पसाव का पुरस्कार होता है उसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं और एक जहांगीर दी जाती है। तो इन्हें जो आलावाल है उस जो पाली में गांव था उसकी जहांगीर प्रदान की गई थी और 25,000 रुपये प्रदान किए गए थे, ठीक है। तो ये इनसे इम्पोर्टेंट रिलेटेड बातें हैं। इन्हें कविराज की उपाधि अभय सिंह ने दी थी। अहमदाबाद का युद्ध हुआ था उसी के आधार पर सूरज प्रकाश की रचना हुई। इसके अंतर्गत 126 छंद है। जो सूरज प्रकाश है उसमें 126 छंद है। इसका संक्षिप्त रूप है वेद श्रृंगार है। इन्हें लाख पसाव का पुरस्कार दिया गया था। तो देखो लाख पसाव के पुरस्कार के अंतर्गत क्या क्या आता है, 25,000 रुपये और एक गांव की जहांगीर। उसके बाद देखते हैं रानी जगपतरा मर्शिया। तो देखो जो रानी जगपतरा मर्शिया है वो मेवाड़ महाराजा जो जगत सिंह है उनकी मृत्यु पर एक शोक के रूप में व्यक्त किया गया था। तो देखो जो मर्शिया है वो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के उपरांत उसके शोक को व्यक्त करने के लिए जो रचना लिखी जाती है उसे मर्शिया बोलते हैं। तो जो रानी जगत सिंह राम मर्शिया है वो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु होने पर लिखा गया था। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आप इसे नोट्स के रूप में लिख लीजिए। अब देखो उसके बाद देखते हैं कि जो नरपति नाल है उन्होंने विशल देव रासों की रचना की। देखो रासो कुछ ऐसा ग्रंथ होता है जिसके अंतर्गत किसी राजा महाराजा की जो वीरता है, उसके युद्ध है, मतलब उसके जो लाइफ के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है रासो। तो उसके अंतर्गत उसका वर्णन किया जाता है। उसी तरह जो गिरधर आलिया उन्होंने संगत रासों की रचना की थी। दौलत विजय ने खुमान रासों की, कुंभकर्ण ने रतन रासों की, जोधराज ने हमीर रासों की रचना की थी। देखो जो हमीर रासो है उसको सागंधर, जो जोधराज है उनका जो दूसरा नाम है वो सागंधर है, ठीक है। तो इसका जो हमीर रासो उसकी रचना सागंधर ने की, ये भी क्वेश्चन आ सकता है जिसका दूसरा नाम जोधराज है। हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद सूरी ने की थी। हमीर मदमर्दनी की रचना जयसिंह ने की थी। देखो शंकरदान जो सामोर है उन्होंने अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग कहा था। तो ये क्वेश्चन उठ सकता है कि अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा, शंकरदान सामोर ने।
जो रामनाथ कविया, उन्होंने द्रौपदी विनय की रचना की। किशोर कल्पनाकात ने ओलियों की रचना की थी। कवि चंद्र सिंह ने मरुवाणी की। ठीक है, उसके बाद देखो अमरदान की जो कविताएं हैं उनमें 1956 के अकाल का मार्मिक वर्णन है। जो 1956 का अकाल था उसका मार्मिक वर्णन अमरदान ने किया था, और साथ ही जो पाखंडी साधु थे उनको बेनकाब भी अमरदान ने ही किया था। उसके बाद देखो प्रवेतदान चारण, खेतदान चारण, इन्होंने बरखा वीणनी की रचना की थी, जो सामंती शोषण के विरुद्ध आमजन को जगाने के लिए इसकी रचना की थी। फिर जो कवि मेहराज है मुकुल है, उन्होंने सेनानी। सत्य प्रकाश जोशी ने राधा, जो युद्ध के गौरवगान का वर्णन करती है। कन्हैयालाल सेठिया ने धरती दोरारी, मिंझर और लीला टोस। देखो जो धरती दोरारी है और राजस्थान का आदर्श गीत है, ठीक है, जिसकी रचना कन्हैयालाल मीठिया ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। पारस अरोड़ा ने जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत ने गांव, तेज सिंह जोधा ने कठई की वहिंग्यों में, मणिम मधुकर उन्होंने सोजती गेट और पग फेरो नामक इन 2 रचनाओं की रचना की है। तो इस प्रकार से ये जो इम्पोर्टेंट रचनाएं थी उनको यहाँ पर आपको लिखवा दिया गया, आप इन्हें याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखो उसके बाद देखते हैं जी हरीश बाधानी, उन्होंने बोली शरणाटो बाया में भगोल, ठीक है, इनकी रचना की। फिर चंद्र प्रकाश देवल ने पांगी कावड़ मारण इनकी रचना की। अर्जन देव की रिंदरोही, मालचंद तिवाड़ी उतरियो है आभो, रेवत दास चारण इनकी है बरखा वीरणी, ये इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की मंझल रात, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, अमोलक वाता मुमल, केरो चकवा बात, टाबरारी बाता, डोंग जी जवाहर जी री बाता, इनकी रचनाएं। विजय दान देथा ने बातारी फुलवाड़ी, जिसमें 14 खंड है। इनकी कहानियां हैं दुविधा, उलझन, अलेखू, हिटलर और सौपनवीरिया। इनमें जो दुविधा है उस पर पहेली नामक फिल्म भी बन चुकी है, और इनकी जो कहानी वो एक अंतराल भी है, और जो 14 इनकी चतुराई है वो भी इन्हीं की एक कहानी है। उसके बाद देखते हैं यादवेंद्र शर्मा की कहानियां, जिसमें जमारो संबंध अर्थार, ठीक है, जमारो संबंध अर्थार। इनके उपन्यास में आता है हूँ गोरी, किरण पीवरी, जोग संजोग, चंदा से ठाणी। फिर जो नथमल जोशी की कहानियां हैं वो है परण्योड़ी कमारी, और इनके जो उपन्यास है वो है आभे पट की दोहरारो धोरी, जो कि डॉक्टर तोशी तोरी की जीवनी है, और है एक बीननी दो बीन इनके उपन्यासों में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो इम्पोर्टेंट कृतियाँ और उनके रचयिता थे उनके बारे में आज के वीडियो में देखा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।